बहुत पहले के जातियां बाद में बनी। इसकी शुरुआत आज से 1800 साल पहले खाली शुरुआत हुई थी। ब्राह्मणवाद का स्वर्ण काल कहे तो मुगल काल है। वास्तव में मुगलों का शासन ही ब्राह्मणवादी लोग चला रहे थे। वो आपको बताएगा कि मेरी जाति बैरागी है। मैं आपका दादा कौन से गांव का था और उसकी क्या जाति थी। अच्छा, वो तुरंत बताएगा मेरा दादा तो बरसोला गांव का जाट था। जातियां आज से 100 साल 125 साल पहले तक भी बढ़ती रही है। कबीला है, नस्ल है। अच्छा। और भारत में जितनी भी जातियां हैं, हाँ, ब्राह्मणों को छोड़कर, अच्छा, बाकी सभी इसी में से निकली हुई है। इसका इराक का राष्ट्रपति था सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन खोखर गोत्र का जाट था। राम राम भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम भाई साहब आपका? सुभाष कुंडू सुभाष कुंडू जी। गांव कौन सा आपका? चित्रम जिला कत्थल है। तो मैंने ना कई बार आपकी वीडियो देखी है जी। आप जिस तरह काम कर रहे हो लोगों को जागरूक करने का, और पता चला कि आपने जो जाति और गोत्र पे बहुत रिसर्च किया है। हाँ, इस पे काफी काम किया है। हाँ, तो इसके बारे में बताएंगे कि जो कास्ट है वो कब बनी और किसने बनाई, किस तरह से ये चलन में हुआ? ये एक्चुअल माना गोत्र पहले के जातियां बाद में बनी। अच्छा जी। गोत्र पहले के हैं और जातियां बाद में बड़ी है। और जातियां ये हजारों साल पुरानी नहीं है, जो जैसा कि एक ये मान्यता भाई जब से मानवता का विकास हुआ तब से बनी, ऐसा नहीं है। इसकी शुरुआत आज से 1800 साल पहले खाली शुरुआत हुई थी। 1800 साल पहले? 1800 साल पहले शुरुआत। अच्छा जी। और सबसे ज्यादा जातियां बनी मुगल काल में बनी। अगर हम ब्राह्मणवाद का स्वर्ण काल कहे तो मुगल काल है वो। अच्छा। वास्तव में मुगलों का शासन ही ब्राह्मणवादी लोग चला रहे थे। समझ में नहीं आया कुछ। मुगल केवल महलों तक सीमित थे। अच्छा जी। आगे जो भी रणनीति बनानी होती थी, हाँ हाँ जमीनी स्तर पे जो टैक्स लेना होता था, हाँ हाँ, वो सारा ब्राह्मणवादी लोग करते थे। अच्छा जी। जो जितना भी जो धार्मिक फरमान जारी करते थे, वो इनके सलाह मशवरा, इनके रणनीतियों से होता था ये। अच्छा जी। उसमें और ये फिर आगे आते आते जातियों में से फिर जातियां निकली, उपजातियां निकली। आपका मैं एक सटीक उदाहरण बताता हूँ। हरियाणा के जिला जींद और जिला कैथल के मैं दो उदाहरण आपको देता हूँ। जिला जींद में अहिरका गांव है, जो जींद शहर के बिल्कुल साथ लगता ही है। ठीक है जी। आप अहिरका गांव के आज जो बुजुर्ग है, गांव में जो सबसे बड़ी उम्र का बुजुर्ग है, अगर उससे पूछोगे कि ताऊ आपकी जाति क्या है, वो आपको बताएगा कि मेरी जाति बैरागी है। अच्छा जी। उससे आप अगला सवाल तुरंत पूछो, मैं आपका दादा कौन से गांव का था और उसकी क्या जाति थी। अच्छा। वो तुरंत बताएगा मेरा दादा तो बरसोला गांव का जाट था। अच्छा जी। ये जो जातियां आज से 100 साल 125 साल पहले तक भी बढ़ती रही है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो जैसे हरियाणा में अलग अलग ये कास्ट है, ये मतलब एक ही उससे निकली है क्या? हाँ, ये एक्चुअल में क्या है, सारा का सारा ये कुड़बा कबीला एक ही इकट्ठा ही है। अच्छा जी। मैं आपको अगर क्लियर बताऊं, हाँ हाँ बिल्कुल। तो जो ये प्रचलित है ना जाट शब्द है, हाँ जाट को एक जाति के रूप में पेश किया जा रहा है। हाँ हाँ। वास्तव में ये जाति है ही नहीं। जाट जाति है ही नहीं। जाति नहीं है। अच्छा जी। ये एक प्योर दुनिया का सबसे बड़ा कबीला है, नस्ल है। अच्छा जी। और भारत में जितनी भी जातियां हैं, हाँ, ब्राह्मणों को छोड़कर, अच्छा बाकी सभी इसी में से निकली हुई है। अच्छा जी। और सभी जातियों के गोत हैं वो जाटों में मिलते हैं मिलते हैं। टोटली। अच्छा, मैंने तो ज्यादातर ये देखा कि चमारों के जाटों के ज्यादा मिलते हैं। हर जातियों में मिलते हैं। और केवल भारत में नहीं, आप अफगानिस्तान जाइए, इराक जाइए, ईरान जाइए, पाकिस्तान जाइए, अच्छा अरब के देशों में जाइए, वहाँ सभी ये गोत्र मिलेंगे आपको। अच्छा जी। आप नेपाल जाइए, श्रीलंका जाइए, बांग्लादेश जाइए, वहाँ भी मिलेंगे। उदाहरण के तौर पे कोई उदाहरण हो आपके पास? उदाहरण के तौर पे आपको समझाऊंगा। बेहतर उदाहरण जो इसका इराक का राष्ट्रपति था सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन खोखर गोत्र का जाट था। अच्छा जी। हाँ। और आज के जो इसमें अफगानिस्तान में जिसका नाम आतंकवाद में ज्यादा चला था, अलकायदा का, ओसामा बिन लादेन। अच्छा। ओसामा बिन लादेन मलिक गोत्र का था। मलिक गोत्र, हाँ मलिक तो सुना है मुसलमानों में भी। आज के टाइम में
सऊदी अरब में। अब की मौजूदा बात कर रहा हूँ, जो राजशाही परिवार है जिसका शासन है, जो सत्ता में बैठे हैं, वो बंदर गोत के जाट है। बंदर। हाँ, अपना बंदर कह रहे हैं, लिखित में बंदर है। अच्छा हाँ, बंदर बंदर ये गोत है जाटा में, ये भी। अच्छा अच्छा ये अपने राजस्थान में बहुत हैं, ये सरसा फतेहाबाद में भी आपको एक दो गांव में मिल जाएंगे। अच्छा जी। तो उसका कैसे पता चला कि भाई वो उस गोत्र के हैं? वो उसमें एक बार वो डिबेट चल रही थी, अच्छा जी। और डिबेट में बताया, किसने बताया था ये? वहाँ का जो ये राजशाही परिवार का। अच्छा, उन्होंने खुद बोला है हाँ, जब बातचीत चली कि हम जाट और मैं कम्युनिटी बता, से हैं। हाँ, और ये एक बार जब ये अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री था, हाँ हाँ। सोमपाल शास्त्री विदेश राज्य मंत्री था, अच्छा जी। विदेश मंत्री या विदेश राज्य मंत्री। 9 एमपी का एक डेलीगेट गया था, 9 एमपी थे उसमें टोटल। जी। उसमें एक सोमपाल शास्त्री थे, और 9 में से 4 एमपी मुस्लिम थे, अच्छा जी। और 4 और थे, टोटल अच्छा। 9 थे वो। हम्म। जब सद्दाम हुसैन ने उनका इंटरव्यू लिया, आप परीक्षा हुआ आपस में, तो सभी ने अपना अपना नाम बताया। हम्म। तो सोमपाल ने बताया भाई सोमपाल शास्त्री। हम्म। तब सद्दाम हुसैन ने कहा भाई आप तो फिर पंडित जी हो। हाँ वो कहने पंडित जी नहीं हो, फिर आप अपना सरनेम बताइए। हाँ हाँ। उन्हें बताया मैं सोमपाल खोकर। अच्छा। तो सद्दाम हुसैन ने वो 8 एमपी थे, वो गेस्ट हाउस में रुकवाए, हाँ हाँ। वो सोमपाल को अपने महल में रुकवाया। अच्छा जी। वो शिष्टमंडल अगले दिन फिर वो जब इकट्ठे हुए, तो वो चर्चा चली भाई, बाकी 8 तो गेस्ट हाउस में। और उनमें से जो मुस्लिम एमपी थे उन्हें सवाल उठाया कि भाई हम तो आपके धर्म के हैं, आप भी मुस्लिम हो, हम भी मुस्लिम हैं, हमारे को तो गेस्ट हाउस में और खोकर साहब को अपने महल में ठहराया, इसका कारण क्या हम भी जानना चाहते हैं। इच्छुक उत्सुकता उनकी भी बढ़ गई, भाई ऐसा क्या है भाई ये क्लोज माना गया। तब सद्दाम हुसैन ने जवाब दिया था, भाई आप सभी मेरे धर्म के हो चारों, इसमें कोई शक नहीं है, आप मेरे धर्म के हो, लेकिन ये मेरे खून से है, हमारा एक खून है, खून का रिश्ता है, और हम भाई हैं। अच्छा हम जी। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर हमारा एक गोत्र है तो हम भाई हैं। अच्छा जी। ये ऑन रिकॉर्ड की बातें, और ये सारी बातें सोमपाल शास्त्री ने एक दिल्ली में इंडोर स्टेडियम में एक जनसभा के दौरान खुद बताई थी इससे। अच्छा जी। हाँ। तो ये सारा का सारा ताना बाना तो अभी आगे बिगड़ा। तो अब जैसे कुछ और उदाहरण देंगे हरियाणा में जैसे? मैं बताता हूँ, हाँ। हरियाणा में जाटों के चमारों के 100% गोत मिलते, एक भी अलग नहीं है। अच्छा जी। जाटों के बैरागियों को 100% मिलते, एक भी अलग नहीं है। बैरागियों के भी? हाँ हाँ, जाटों के और रोडों के 100% मिलते हैं। हाँ जी। बिश्नोई टोटल 100% सारे के सारे जाट हैं। हाँ। और आप अदर कास्ट में जाइए, हरियाणा का मौजूदा जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, अगर आप सरनेम पे गोत पे, ये नायब सिंह सीमार गोत का है, अच्छा और इसकी माँ दैया गोत की है। अच्छा जी। ये सारे के सारे मिलते हैं, अच्छा। सैनियों के सारे गोत मिलते हैं, यादव हीरों के सारे गोत मिलते हैं, गुजरों के सारे गोत मिलते हैं। अच्छा जी। गड़बड़ कहाँ है कि हम लोगों ने गोत लिखने छोड़ दिया और जातियां लिखनी शुरू कर दी। हाँ अब ये जो अपने हरियाणा में खाती है, हाँ। खाती जांगड़ा दिमाग, ये हाँ। सारे के सारे टोटली इनके गोत जाटों से मिलते हैं। अच्छा जी। एक का भी अलग नहीं। अच्छा जी। इसमें मैंने 28 साल स्टडी की इस लाइन। अच्छा जी। तो फिर ये इसको मतलब कैसे लोगों को बताया जाए कि भाई आप लोग एक ही जगह से आए हैं, मतलब एक ही परिवार के सदस्य हैं, अलग बिल्कुल है अलग ना, नहीं है? इसका अगर हम चले ना एक सामाजिक ताना बाना के रूप में चले तो गोत मिलाओ, गोत मिलते हैं। हाँ और गोत पे कोई छुपाता नहीं, सभी बताए। आदमी कहीं ना कहीं झिझक के मारे जाति छुपा सकता है, लेकिन गोत नहीं छुपाएगा। हाँ। ठीक। और अगर आपने इसको वैज्ञानिक तरीके से साबित करना है, तो सीधा सीधा एग्जाम्पल, खून का रिश्ता वो डीएनए था, हम अच्छा। सबका एक डीएनए। ब्राह्मणों को छोड़कर बाकी सभी का डीएनए जाटों से मैच करता है, अच्छा जी। सभी के गोत मैच करते हैं, हम्म। सभी के जो बोल व्यवहार बॉडी लैंग्वेज हाँ मेल खाते हैं। वो तो खाना पीना तो सारा चीज क्षेत्र के हिसाब से हो ही जाता है। ये कह रहे थे काम के आधार पर जाती है, ऐसा नहीं था। हम्म। हमारे ही देश में एक ही परिवार में एक पिता के अगर मान ले एक बाप के 7 बेटे हैं, उन 7 बेटों में एक बर्तन बनाने का काम भी करता था, एक लकड़ी का काम करता है, एक लोहे का भी काम करता था, हाँ हाँ। बाल काटने तक का भी काम करता था। जी जी बिल्कुल। नाइयों के सारे गोत्र अब जाटों से मिलते हैं। हाँ हाँ हाँ। क्या उसका क्या अर्थ है? कहीं ना कहीं कुर्मा कबीला एक है। हाँ हाँ।
आप जिमरों की गोद में लाइए, सारे मिलेंगे। तो फिर जी हाँ। ये कास्ट के नाम पर जो लड़ाई होती है खाम आपने खाई करें तो। बंगी कम्युनिटी के सारे गोद मिलेंगे, दानकों के सारे गोद मिलेंगे। अच्छा जी। हाँ, जैसे मान लो कोई वाल्मीकि का गोत्र बताए और जाटो का गोत्र बताए। एक्चुअल में हमने जब वाल्मीकि शब्द यूज करते हैं ना, हम्म, वाल्मीकि जाति का नाम नहीं है। अच्छा जी। वाल्मीकि तो एक, ब्राह्मण जाति का ऋषि था जिसने वाल्मीकि लिखी। हाँ हाँ। वो ना रामायण में एसटी था, ना एससी था, ना ओबीसी था, भी। अच्छा जी। ना वो वैश्य था, ना वो क्षत्रिय था। हाँ। आप अगर ये पढ़ोगे रामायण, हम्म, रामायण के पहले पेज पे उसका बायोडाटा लिखा हुआ है। हम्म, मैं भी फलाने कुलकर फलाने ऋषि का उनका वंशज हूँ। अच्छा जी। उसमें गोत गात सारे कुछ लिख रखा है उसमें ठीक। कंप्लीट। वाल्मीकि का असली नाम अग्नि शर्मा था। अग्नि शर्मा। हाँ, अग्नि शर्मा। अच्छा अग्नि शर्मा। पूरा नाम वो रत्नाकर अग्नि शर्मा लिखता था। अच्छा जी। वाल्मीकि तो उसमें कहीं शब्द है ही नहीं। अच्छा जी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे अब जिम्मर अपने जिम्मर की जगह कश्यप शब्द लिखने लगे, हाँ कश्यप लिखे हैं। तो कश्यप भी ब्राह्मण था, कश्यप तो जिम्मर था ही नहीं। हाँ हाँ यहाँ भी एक गड़बड़ है। हाँ मतलब चोर दरवाजे से जातियों में कब्जा करना है। हाँ। अब कुम्हारों के नाम क्या क्या वो लगाना शुरू कर दिया, दक्ष, दक्ष प्रजापति। दक्ष। हाँ और दक्ष तो ब्राह्मण था, कुम्हार था ही नहीं। हाँ हाँ। मतलब ये कितनी तिकड़मबाजी जो है, या जो ये भ्रमजाल है, ये आम आदमी नहीं समझता। ओके ओके। ये एक बहुत बड़ा प्रलय है। और ये जो वाल्मीकि शब्द कितना, ये तो सारा 60-70 साल पहले, उससे पहले ये शब्द कहीं भी नहीं था। तो इस पे कोई आपने जैसे 28 साल रिसर्च की है, इस पे कोई किताब विताब लिखी है आपने? ये पे अभी किताब लिखेंगे, अच्छा जी। क्योंकि एक्चुअल में कि गोत है, ये 6,500 से 7,000 के बीच में अकेले जाता हूँ। अच्छा तो जी। वो सभी जातियों में मिलते हैं। ओके। गोत के 3 आधार हैं। हाँ जी। जो एक तो जो बुजुर्ग के नाम पे, जो बुजुर्ग के नाम पे वो सबसे बड़ा मिलेगा गोत आपको। हाँ हाँ दूसरा है स्थानवाचक। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताऊंगा। जींद के पास गांव डाहोड़ा गांव है। डाहोड़ा। डाहोड़ा गांव, डाहोड़ा गांव से, यानी आप लोकल लैंग्वेज में वहाँ डोला बोलते हैं गांव हाँ का। डोड़ा। डोला गांव से जितने भी लोग निकले हैं, किसी भी जाति का हो, हाँ हाँ जितने भी वहां से निकास करके आगे बसे, सबने वो डोलिया लिखना शुरू कर दिया। वो डिल्लो गोत के थे, वो सारे आकर उनका अगला गोत डोलिया हो गया। हाँ हाँ। कास्ट कोई भी। ठीक ठीक ठीक। अब कई गाँव, खटखड़ गांव में लगभग सभी जातियों के गोत खटखड़ है, हाँ हाँ मैक्सिमम। तो इस तरह निकासी है। एक बार मेरे पास था एक, मैं जब ये गोत इस पे रिसर्च कर रहा था, तो मैं आपका गोत क्या है, वो कहता हमारा तो रावलदी है। मानी रावलदी तो बुजुर्ग के नाम का गोत नहीं है, हाँ। ये स्थानवाचक मिलेगा। स्थान पे मिले। आप लोगों की निकासी कहाँ से? उसने बताया हमारी तो रावलदी गांव से बुजुर्ग आए थे, जी जी जी। वो पिछले गांव का नाम आगे गोत बन गया, वो हो गया स्थानवाचक। जैसे जो पाली से निकले पालीवाल हो गए, सिंचिन से निकले सिंचिनवार हो गए, सिसोद से निकले सिसोदिया हो गए, अच्छा वो स्थानवाचक हो गए। अच्छा अच्छा। और तीसरा ब्योंग। ब्योंग। ब्योंग शब्द को आप हरियाणा की आम भाषा में तो सभी समझते हैं। अच्छा जी। ब्योंग ब्योंग में, कुछ डिटेल में बताएंगे आप? हाँ, ब्योंग में जैसे कोई आप जो पक्का रंग का कई बार कहते कि काला नाम टेक दिया, किसी का लीला टेक दिया, या वो किसी ने नुका था माटी खाने। आपको माटी खाना, आपको चौल खाना, इस तरह के हाँ आम रखते हैं। हाँ हाँ को चून खाने, इस तरह के बहुत सारे मिल जाएंगे आपको हाँ, एग्जाम्पल। हाँ। वो आगे चल के ब्योंग बन जाए, ब्योंग और एक बन- टाइम में ब्योंग गोत बन जाए। ओके। अब दिल्ली का सीएम था केजरीवाल, हाँ हाँ। तो केजरीवाल ब्योंग है, इसका गोत नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ। केजरीवाल फिर गोत तो कैसे बंसल है इसका, अच्छा अच्छा। गोत क्या है? बंसल गोत है। बंसल। हाँ हाँ हाँ। केजरीवाल तो ऐसे ही केजरीवाल हुआ। ब्योंग है ये, ओके ओके ओके। उसमें। अब जैसे गांव का नाम लिखते हैं, पंजाब का सीएम था प्रकाश सिंह बादल, हाँ हाँ। बादल उसका गांव का नाम है, अच्छा। गोत नहीं है। हाँ गोत्र नहीं है। हरियाणा में जैसे ओम प्रकाश चौटाला लिखता है, जी जी जी। वो चौटाला उसका गोत नहीं है, गांव का नाम है। और अगली पीढ़ियों में वो अगर लगातार लिखते जाएंगे, हाँ वो तो चौटाला एक तरह से गोत्र हो वो एक जाएगा। सरनेम बन जाएगा।
अच्छा, ऐसे अच्छा। बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो इससे जो अभी देखो कास्ट के लेके बहुत पंगे होते हैं हाँ। आपस में, गांव में भी, समुदायों में भी। क्या तो ये ना हो, इसके लिए आप क्या संदेश देंगे लोगों को? इसका है ना, अगर जो भाईचारे का सबसे जो मजबूत लॉजिकल है, हाँ, अगर मैं आपको चौधरी छोटू राम की भाषा में बताऊं, चौधरी छोटू राम ने बताया था कि हमारा पहला रिश्ता खून का, पहला रिश्ता खून खून का। का या ब्लड का, गोद का, जी जी ये पहला रिश्ता है। जी। दूसरा रिश्ता हमारा पैसा का। अच्छा जी। भाई खेती किसानी करते हैं तो वो चाहे किसान हो चाहे मजदूर, वो खेती किसानी वो सारा का सारा जी। हमारा रिश्ता है। हाँ, और तीसरा रिश्ता धर्म का। धर्म का। धर्म वाला रिश्ता तो थर्ड तीसरे नंबर पे था, तो धर्म को किस तरह से? और हमने धर्म को पहले नंबर पे ले लिया, यहाँ गड़बड़ हुई आगे। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर आप जितने भी लोग हैं हाँ अपने नाम के पीछे जाति लिखना छोड़ दें हाँ और गोद लिखना शुरू कर दें, हाँ। भाईचारा बड़ी स्पीड से बढ़ेगा। बनेगा। हाँ सही बात। मान लो किसी गाड़ी के पीछे दैया लिख रखा है ना, तो जाट आला भी नहीं सोचेगा हो दैया तो हम यार, समार वाला भी नहीं सोचेगा हम तो दैया। आपको एक गोद है ना, 100 जातियों में से कम मिल जाएगा आपको। अच्छा जी। हाँ, देश के हिस्से में कहीं ना कहीं कोई एक गोद है ना, 100 जातियों में आराम से मिल जाएगा। हाँ 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 जी। जातियों से आप एक जाति की पहचान में छुप के रह गए। हाँ हाँ। जाति का आपने नाम के पीछे जाति लिख दिया, आपको एक मेंढक बन गए। जी 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 ये सारी की सारी जातियां, बहुत सारी जातियां तो गोत्र के रूप में निकल गई, जी ये जी। गोद से जाति निकल गई। हम्म। आगे चल के उन्हें वो गोद को भूल के जाति पे फोकस हो गए। अब ये एक बात बताओ, उदाहरण देता हूँ मैं आपको। हरियाणा में अब जैसे हाँ हरियाणा में जैसे अब सैनिक कम्युनिटी है, हाँ हाँ। ये सैनिक शब्द कितना पुराना है आपके हिसाब से? मैं तो ज्यादा जानकारी ये नहीं। सारा टोटल 40 एक साल पुराना, 40-45। अच्छा जी। इससे पहले सैनिक शब्द था ही नहीं कहीं, हाँ, माली लिखते थे, माड़ी हुआ करते थे। यानी कि पिछली जाति। हाँ माड़िया कहा करते, माड़िया का, माड़िया के। मतलब अब सैनिक पहले माली, हाँ। और माली से पहले क्या थे? कुर्मी। कुर्मी। और कुर्मी से पहले इसी कास्ट का नाम कुर्बी था। कुर्बी। महात्मा ज्योतिबा फुले अपना उसमें अपने खुद किताब में लिखते हैं कुर्मी। अच्छा। बाद में वो कुर्मी बन गए। हाँ। कुर्मी से फिर ये माली हो गया, माली से सैनी हो गया। अच्छा अब अच्छा। बहुत सारी जातियां ऐसे हैं। अब जैसे सुनार है, हाँ हाँ। सुनार से लिखते लिखते ये वर्मा शब्द हमारी अपनी देखत में आ गया। जी जी जी। अब वर्मा से भी आगे फिर वो सोनी लिखना शुरू कर दिया। हाँ। ये बदलते ना, जब ये खुद मैंने अपनी उम्र में एक ही जाति के 3-3 नाम बदलते देख लिए, अच्छा जी। तो आगे कोई और नाम आ जाए। जी जी जी। और चालाक लोग नाम बदलते रहते हैं। हाँ आम साधारण आदमी ने ना कभी नाम बदलते, हाँ हाँ। ना वो जाति बदलते, जी जी। ना उन्होंने जातियां बनाई। हाँ अब जैसे आपकी जाति है, वो ना आपने बनाई ना आपके बुजुर्गों ने बनाई, हाँ। बनाने वाला को तीसरा सातिर है। ओके। गड़बड़ किसी और के, भुगत हम लोग रहे। जी 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 हमारा भाईचारा खराब करने वाले और लोग हैं। जी जी जी। हमें आपस में जातियों में टकराव को छोड़कर, जिसने ये जातियां बनाई, जिसने जातीय भेदभाव बनाया, छुआछूत पैदा करी, लड़ाई उन लोगों से होनी चाहिए, उन लोगों से होनी चाहिए। तभी बात बनेगी। तो ये तो जिस तरह का आजकल हो रहा है का, हालांकि जैसे आरक्षण हो गया, हाँ। आरक्षण खास जाति समुदाय को दे दिया, कुछों को नहीं दिया। हाँ। अगर कास्ट मतलब सबके पास है, मतलब सबकी कास्ट में की गोत्र मतलब काफी मिलते जुलते हैं, तो जो ये संसाधन है जो इन पे कब्जा मतलब कुछ खास समुदाय का क्यों नजर आता है? ये ऐसा कैसे हुआ? अगर हम इसके थोड़ा पिछले इतिहास में जाए, हाँ हमारे देश को सोने की चिड़िया कब कहा जाता था? कौन सा समय था वो? बौद्ध काल, बौद्ध काल। सम्राट अशोक के टाइम में। ठीक है जी। सम्राट अशोक के टाइम में जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था नहीं, पूरी दुनिया की, उसका 80% अर्थव्यवस्था अकेले भारत की थी, 20% में बाकी दुनिया, 80% में अर्थव्यवस्था हमारी थी। अच्छा जी। और सैन्य ताकत में भी पूरी दुनिया से सबसे ताकतवर थे उस टाइम में। अच्छा जी। जो मौर्य साम्राज्य कहलाता था। हाँ। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद फिर एक समस्याएं आई। उसमें अगर आप उस घटनाक्रम पे जाओ, मौर्य साम्राज्य का जो आखिरी राजा था वृद्धर्थ राजा, पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने अपनी
लड़की की शादी उससे कराई। उससे राजा के साथ करे, और उसकी सेना में भर्ती होगा। सेना में भर्ती होगा, जब राजा से रिश्तेदारी होगी सीधे वो सेनापति बन गया। हाँ। सेनापति बन के मौका लगते उन्हें सबसे पहले राजा का मर्डर किया, ओहो। और वो सारा राजपाट सारा खजाना लूट कर, मगध राजधानी थी उस टाइम, मगध को छोड़कर साकेत नगर में आगे राजधानी बनाई। साकेत नगर का नाम बदलकर अयोध्या रखा। अच्छा जी। हाँ, अयोध्या का असली नाम साकेत नगर है। साकेत नगर। साकेत नगर, अच्छा जी। वहां से ये पतन शुरू हुआ, वहीं से गड़बड़ी शुरू हुई। उस टाइम में जितने भी बौद्धिक व्यक्ति थे, जो शिक्षक थे, जितने ये जो स्कूल थे, यूनिवर्सिटी थी, ये उसी दौर में फूकी गई सारी। अच्छा। शुंग, नालंदा यूनिवर्सिटी उस दौर में। शुंग के उसमें। हाँ, उससे मित्र शुंग के नेतृत्व में। मतलब क्यों फूकी? वो ये यहाँ के लोगों को शिक्षा से वंचित रखना। अच्छा। यहाँ के लोगों को हजारों साल शिक्षा से बिल्कुल बाहर निकाल दिया। शिक्षा छोड़ो, कोई अधिकार ही नहीं था। अच्छा जी। जो उस फिर वो वर्ण व्यवस्था बनाई पहले, समाज को 4 वर्णों में बांटा। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय। तो ये भी ज्यादा पुरानी व्यवस्था नहीं है, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था ज्यादा पुरानी कहाँ है, बौद्ध काल में थी नहीं है। अच्छा जी। बौद्ध काल के बाद आई है। अच्छा जी। बौद्ध काल के बाद ये शुरुआत हुई, इसको लागू करने में काफी लंबा टाइम लगा। ये 1000-1200 साल की प्रक्रिया है सारी। अच्छा जी। जिसमें पहले वर्ण व्यवस्था, फिर ये जाति, फिर उपजाति आई, फिर इसमें ये शूद्रों को तो कोई अधिकार था ही नहीं देश में। शूद्रों के पास कोई अधिकार नहीं था, और शूद्रों की जो जनसंख्या इस देश में 90% से ऊपर है। अच्छा जी। टोटल आज की तारीख में 90% से ऊपर है। नहीं तो शूद्र से आपका क्या मतलब है? शूद्र से क्या मतलब है? शूद्र का मतलब जो दबे कुचले लोग बना दिए। अच्छा मैं जी। इनका तो काम केवल ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करने का। अच्छा। इनके पास कोई अधिकार नहीं है, ना ये अपना मकान बना सकते, ना ये को प्रॉपर्टी रखते, ना वो गहना रख सकते, ना नए कपड़े पहन सकते, ना ये ताजा भोजन बना के खा सकते। अच्छा जी। तो ये जो अभी हरियाणा में अगर देखें तो शूद्र मतलब जो SC ST को ही शूद्र बोलते हैं ना? ST शूद्र में सारे, SC सारे शूद्र में, सारी OBC कंप्लीट। अच्छा जी। बाट से लेकर जाट। जाट भी OBC है क्या? OBC नहीं OBC तो नहीं है, वैसे तो जनरल कास्ट में माने जाते हैं। जनरल में तो ये अभी ये 1936 के बाद बने हैं। अच्छा। नहीं जैसे अगर वो वर्ण में शूद्र आ गए, लेकिन वर्ण में वैसे। शूद्र हैं। अच्छा अच्छा। अगर आप वो जनरल कास्ट का भी इतिहास देखोगे, हाँ वो इसमें राजस्थान में जो पुष्कर है, हाँ हाँ। पुष्कर धाम में भरतपुर का राजा नहाने चला गया, उसको राजा को भी नहाने नहीं दिया था। ये कहा शूद्र है, तेरा कोई काम नहीं, चल यहाँ से। अच्छा, जाटों का राजा था वो? हाँ, जाट राजा था अच्छा भरतपुर का, उसको वहाँ नहाने नहीं दिया गया। अच्छा। वो दोबारा जाके अपनी सेना लेके आया, उसका लठ मारकर फिर नहा गया। आया। उसके बाद से ये जो जनरल लाड़ा उसमें तभी आए थे। और राजस्थान में तो जाटों को अगर आरक्षण मिल गया था ना राज्य में, इसमें राज्य में भरतपुर और धौलपुर डिस्ट्रिक्ट को नहीं था, वो बाद में मिला उनको। हालांकि जाटों के पास कोई विरासत में कोई वो नहीं थी रियासत, कोई भी। जो औरंगजेब के टाइम में शुरुआत की थी उन्होंने, वो तो एक किस्म का जंग लड़के लड़ाई करके तब स्थापित किए थे। और आप देखो जाटों के, राजपूतों के सारे गोत्र मिलते हैं। नहीं जैसे राजा टोडरमल थे, वो तो हम अकबर के टाइम में थे, वो तो हाँ, जाट थे ना? नहीं, सूरजमल थे। सूरजमल, राजा सूरजमल तो बाद में हुए, अच्छा औरंगजेब से बाद में हुए। अच्छा अच्छा। तो ये सारे ये जो अकबर के 9 दरबारी थे, 9 में से 1 मुस्लिम था, 8 हिंदू थे। अच्छा जी। ये बिरबल, शर्मा, तानसेन, मिश्रा, अच्छा ये सारे हिंदू थे? सारे हिंदू थे। तो फिर आज कल तो यही चलाते थे उसका राज। अकबर तो अनपढ़ था, अंगूठा टेक, उसको तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं था। अच्छा जी। क्योंकि वो अकबर सबसे लंबे टाइम राजा इसलिए रहा था, वो 13 साल का था जब उसका इसके हुमायूं की मौत होगी। अच्छा जी। हुमायूं के बाद हुमायूं का बेटा था, उसका नंबर आना था, वो 13 साल का ही गद्दी पे बैठा था। अच्छा जी। इसलिए उसका सबसे लंबा काल चला। अपने देश में बहुत सारा जो इतिहास के बारे में सही जानकारी नहीं दी जाती। अपना देश सबसे मजबूत और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था में भी और सेना में,
एक नंबर पे था सम्राट अशोक के टाइम में, हाँ, दूसरे नंबर पर था औरंगजेब के टाइम में। अच्छा जी, औरंगजेब के टाइम में भी हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत थी और सैन्य शक्ति मजबूत थी। अच्छा जी। हाँ, तो बहुत सारी औरंगजेब को तो बहुत खतरनाक शासक बताते हैं। नहीं, खतरनाक नहीं था, ये सारी एक भ्रांतियां फैलाई गई है। ये तो कहते हैं कि भाई कास्ट इस समय बदलवाई, क्योंकि वो धर्म भेदभाव इस नहीं समय करता था, बदलवाया। भेदभाव नहीं करता था अच्छा जी, वो सबको एक नजर से देखता था। अच्छा जी, उसके टाइम में 100 से ज्यादा मंदिर बने औरंगजेब के टाइम में, अच्छा जी, और औरंगजेब ने उन्हीं मंदिरों को गिरवाया जिन मंदिरों के पुजारी बलात्कारी पाए गए थे। अच्छा जी। हाँ, आज ये आजकल भी पाए जहाँ जब तथ्य। पैरोल मिल जाए ना तो। आजकल तो वो उसके बचाव में आके सारे ये तिलकधारी आप हाँ, मैदान में खड़े हो जाएंगे। ये देखो ना कि कितना अंग्रेजों के आने के बाद यहाँ के लोगों को शिक्षा की शुरुआत हुई है। नहीं तो पढ़ना लिखना तो अलाउड ही नहीं था। ये इनमें ग्रंथों में लिखा है, अगर शूद्र के कान में ज्ञान का शब्द छून लिया ना, किसी ज्ञान का कोई शब्द छून लिया तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दो। ये तो मनुस्मृति में लिखा है। हाँ बिल्कुल लिखिए, अगर किसी शूद्र ने कोई अगर ज्ञान का शब्द मुंह से निकाल दिया तो उसके मुंह में कोई गरम सलाखा डाल दो, गरम सरिया करके डाल दो, अच्छा जी। ऐसे लिखा है। और लोग इसको समझ नहीं रहे हैं। मनुस्मृति दुनिया की सबसे जहरीली, नफरती और घटिया किताब है अच्छा जी, पूरी दुनिया की। अच्छा जी, पूरी दुनिया में जैसे शासन के तरीके हैं, अच्छा जी, जिसको आप ये राम राज्य कह के प्रसाद कर रहे हैं ना, राम राज्य दुनिया के जितने भी राज के सिस्टम है सबसे घटिया और क्रूर शासन था वो। अच्छा जी, उसमें कोई आम जनता को कोई अधिकार नहीं था, उसमें अच्छा जी, कोई अधिकार नहीं था। मनुस्मृति के जो हिसाब से सिस्टम चलता वो सबसे खतरनाक जहरीला था। एक सवाल है मेरा जी कि थाईलैंड में कोई रहेगा है या थाईलैंड इस मानिया में थे नहीं, अयोध्या तो वास्तव में थाईलैंड में, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो साकेत नगर है थाईलैंड में होता मतलब। थाईलैंड में। नहीं, वैसे किताबें हमने ही पढ़ी हैं, उसमें भी ये था कि जिस तरह की रामायण की कहानी है ना, हाँ। ऐसी ऐसी लगभग हर देश में मिल जाएंगी। नहीं नहीं, वही वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट ये थाईलैंड से उठा के यहाँ पटक दिया है, अच्छा जी, और वो सारा का सारा काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। अच्छा जी, आज भी थाईलैंड में राजा को बोलते हैं राम, अच्छा जी, वो सारी कहानियां लिखी गई है। ओके, और जो भारत में रामायण है, भारत के रामायण के मुताबिक, अच्छा तो ये दशरथ की तो औलाद हुई नहीं, हाँ, दशरथ की औलाद नहीं हुई थी वो। एक भी नहीं हुई। ये जो चारों हैं, जब राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये जो श्रृंग ऋषि की औलाद थे। तो ये हकीकत थी जी रामायण। नहीं, हकीकत नहीं, काल्पनिक है वास्तव में। रामायण और महाभारत दोनों काल्पनिक है, तो ये काल्पनिक कहानियां हैं एक तरह से। काल्पनिक कहानी है, ये इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। नहीं लेना। ये जो बताते हैं महाभारत की लड़ाई कहाँ हुई, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र नाम का शहर रेवेन्यू रिकॉर्ड में आज भी नहीं है, आज मतलब भी नहीं है। कोई गांव है या शहर है, उसकी रिकॉर्ड में जमीन होना जरूरी है। हाँ हाँ बिना जमीन के ना गांव की हदबंदी मिलेगी आपको, हाँ हाँ, और ना किसी शहर की। अच्छा, कुरुक्षेत्र थानेसर शहर है वो, थानेसर। थानेसर शहर है, थानेसर की ही जमीन है। अच्छा जी, राजा हर्षवर्धन की राजधानी होती थी थानेसर। अच्छा जी, थानेसर का इतिहास खत्म करने के लिए ये काल्पनिक नाम रखा गया कुरुक्षेत्र। अच्छा जी, अभी ये रिकॉर्ड चेक करो ना, कुरुक्षेत्र ये शहर का नाम कब बदला गया, अच्छा जी, कोई ज्यादा पुरानी घटना नहीं है। महाभारत की लड़ाई का हिस्टोरिकल, आर्कोलॉजिकल एक सिंगल भी सबूत नहीं है, अच्छा सिंगल जी, भी, हाँ जी, कोई एक भी टोड़ा नहीं है उसके इतिहास का। हाँ हाँ हाँ, उसके इतिहास के लिए सबूत होने जरूरी होते हैं, जिसको ये इतनी बड़ी लड़ाई बता रही है। और अगर उसको असली मान भी लिया जाए तो उसमें तो भारतीय तो कोई था ही नहीं, अच्छा जी, तो विदेशी मूल के लड़ रहे थे आपस में। अच्छा जी, मैं हमारी जमीन पे विदेशी आपस में लड़ रहे, उसका भारतीयों से क्या लेना देना। हाँ, और उसमें कितनी काल्पनिक चीजें थोप रखी है कि वे कौरव के 100 लड़के थे, एक औरत के 100 बच्चे कैसे पैदा हो, हम्म, नहीं हो सकते।
नहीं इनका कोई दीनानाथ बत्रा था, कौन था, उन्होंने तो बताया कि स्टेम सेल से जो बच्चे बनाने की प्रक्रिया वो कोरो हुए थे। अच्छा एक बात बताओ, जिस जमाने में पहनने को ढंग से कपड़े नहीं थे, खाने को टाइम पे अनाज नहीं मिलता था, वहाँ ये स्टेम सेल की तकनीक कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई वो? मुझे पुष्पक विमान भी था। आज कार्बन डेटिंग का जमाना है। कार्बन डेटिंग तकनीक से आप तुरंत किसी भी चीज की लाइफ वो कितनी पुरानी है, कितने साल पुरानी है, एक्यूरेट आ जाएगा उसमें। अच्छा जी। अब झूठ नहीं चलेगा। अच्छा जी। विज्ञान का जमाना। अच्छा जी। आप कोई भी चूना है, पत्थर है, कोई ईंट का टुकड़ा है, कोई चट्टान है, तुरंत पता लग जाएगा वो कितनी पुरानी है। हड्डी का टुकड़ा है कोई, हाँ हाँ इतनी बड़ी लड़ाई हुई तो उसमें आदमी भी मरे होंगे। हाँ हाँ। उसमें कौन को हड्डी मिलेगी कहीं से, कोई रथ का पहिया मिलना चाहिए था। हाँ। मान लिया आदमी का नहीं, कब तक घोड़े की हाथियों की तो हड्डी मिलनी चाहिए थी, जी जी जी। कहीं भी नहीं खुदाई में। हाँ ये चीजें खुदाई में मिलना जरूरी है। आप ये देखो, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता है, हाँ। राखी गड्डी के वो सारे सबूत हैं। सबूत मिले तभी माना गया है। हाँ खाली किसी ग्रंथ में, धार्मिक ग्रंथ में लिखने से बात नहीं बनेगी। हाँ हाँ। उन चीजों के लिए तथ्यों की जरूरत है, सबूतों की जरूरत है। सबूतों की जरूरत है। जिन चीजों के सबूत नहीं वो कैसे माने जाएंगे? तो ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। बिल्कुल मनगढ़ंत। तो इस रामायण का तो लोअर कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में हाँ हाँ। क्लियर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है अच्छा जी। कि रामायण काल्पनिक है। रामायण और महाभारत। हाँ, ये अपना था उत्तर प्रदेश से ललई सिंह यादव, उसने केस किया था 1968 में। अच्छा। हाँ हाँ। पहले वो लोअर कोर्ट में जीता, फिर सेशन कोर्ट में जीता, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जीता, फिर दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में जीता। हाँ। वही पढ़ दो आप, क्लियर कट फैसला ये रामायण काल्पनिक। ठीक ठीक ठीक। तो सब कुछ फैसले आ चुके हैं, फिर भी बिना फैसले सब कुछ चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत की सुप्रीम कोर्ट का 3 जजों की बेंच का फैसला 11 दिसंबर 1995 को आ चुका है। हाँ हिंदू कोई धर्म नहीं है, हाँ हाँ यह एक गाली के समान है। हाँ। इसको सार्वजनिक स्थान पर न बोला जाए। बोला जाए। आजकल तो भाई हिंदू हिंदू हिंदू। इसकी को सर्कुलर ऑर्डर है कोर्ट के, ये अच्छा सभी जी। डिपार्टमेंट में। अच्छा तो जी। ये शब्द पब्लिकली यूज करने योग्य भी नहीं है। अच्छा जी। सारी चीजें दबाई गई। हाँ हाँ हाँ। आजकल हिंदू छोड़ के सनातन के पीछे पड़े हैं। आप ये देखो, जो सनातन शब्द है हाँ ये धर्म से जुड़ा शब्द नहीं। हाँ। धर्म हमेशा संज्ञा होता है अच्छा और जी। सनातन विशेषण है। अच्छा अच्छा। और सनातन शब्द है ना, ये बुद्धिज्म से निकला है। आप बौद्ध साहित्य पढ़ो, उसमें आपको मिलेगा ये शब्द। ये धर्म का नाम नहीं है। हाँ हाँ सनातन पुरातन जो पुराने टाइम से चला रहा है, सिर्फ इतना है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जी जी जी। और सनातन शब्द बुद्धिज्म का शब्द है। अच्छा जी। ठीक। ये लोगों को जानकारी होना जरूरी तो आज देश में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, है। उनको बेहतर बनाने में ये जो आपने बताया कास्ट और ये जो धर्म है, ये किस तरह से सहायक सिद्ध हो सकते हैं? किस तरह से सहायक सिद्ध हो सकते हैं? सहायक सिद्ध होते हैं। जैसे आपने भाईचारा बढ़ाना है, आप अपने नाम के पीछे अपनी जाति मत लिखो, वहाँ गोत्र लिखो। अच्छा जी। आप गोत्र लिखोगे ना, दूसरे लोग आपको अपने आप टोकेंगे अच्छा। कि अब आप तो हमारे गोत्र के, हमारे भाई। अच्छा जी। ठीक ठीक ठीक। जाति में तो आप केवल एक जाति में बन के रह गए, हाँ। और आपका गोत्र अकेला ज्यादा नहीं तो 100 जातियों में कम से कम मिल जाएगा। अच्छा जी। अकेले शूद्रों के देश में 6743 जातियां तो अकेले शूद्रों की। अच्छा जी। ठीक ठीक। उपजातियां 47,000 से भी ऊपर है। और ये देश से बाहर भी हैं बहुत सारी जातियां ऐसी जो अपने नहीं तो दूसरे देश में, पड़ोसी देशों में, और वहाँ भी आपस में बहुत मिलते हैं। अच्छा जी। हाँ। तो शोएब मलिक के साथ जो अपनी सानिया मिर्जा की शादी हुई थी, तो वो भी मतलब उड़े का जाट से? हाँ बिल्कुल है।
तो काम खाई कहते पाकिस्तान वाले आप लेके पाकिस्तान। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी, राजस्थान, इसमें जितने जितने गोत है ना, ये आपको सारे के सारे पाकिस्तान में मिल जाएंगे, हाँ हाँ अफगानिस्तान में मिल जाएंगे, आपको इराक, ईरान, सऊदी अरब यहाँ तक भी मिल जाएंगे। अच्छा जी। अच्छा आपने एक गोत बताया था मोर। हाँ हाँ, मोर आपने विदेश में भी बताया था, वो कैसे क्या था? ये अपने हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, इस बेल्ट में तो मोर लिखा जाता है। हाँ हाँ पूर्वांचल में, नेपाल में, बिहार में यहाँ मोरिया लिखा मिलेगा आपको। अच्छा जी। इसी गोत का नाम महाराष्ट्र में जाओ आपको वो मोरे लिखेंगे, मोरे। मोरे। हाँ हाँ किरण मोरे। हाँ, और आप जाओगे यूरोप में, यूरोप में 12-13 देश है, उसमें मूर लिखा मिलेगा। मूर। मूर एक ही गोत है। अच्छा और मैं काफी एग्जांपल दूं आपको, हरियाणा में मान गोत है जैसे, हाँ मान है। तो महाराष्ट्र वाले माने लिखेंगे, वो माने। एक ही मात्रा लगाते हैं हर गोत के। हाँ हाँ और यहाँ मोर है तो वहाँ मोर है, हाँ यहाँ मान है वहाँ माने, माने। यहाँ डांडा है वहाँ डांडे। डांडे। ये क्षेत्रवाद जेंडे। एक उच्चारण है, हाँ ये सारे के सारे। उच्चारण वो हाँ। सारे की गोत्र हैं। यहाँ भोसला गोत है वहाँ भोसले लिखेंगे। अच्छा हाँ, ये बहुत सारे उच्चारण इलाके वाइज बदल जाते हैं। अच्छा जी अच्छा जी। अपन जैसे एक उच्चारण के नाम पे मैं एक जाति का एग्जाम्पल देके बताऊं। अब ब्रिज के इलाके में जाओगे, हाँ वहाँ बोलेंगे जाटन शब्द, जाटन। जाटन का छोरा है। हाँ हाँ यहाँ हरियाणा में आओ आप यूपी में जाट बोलेंगे, हाँ पंजाब में जाओ जट बोलेंगे, हाँ हाँ हिमाचल में जाओ जट्टू बोलेंगे, अच्छा आप कश्मीर से आगे का इलाका पार करोगे वहाँ जत्थू बोलेंगे। जत्थू। ये एक ही जाति, अब ये उच्चारण के शब्द है, ये 12-13 शब्द है। अच्छा जी। यूरोप में आपको अलग नाम से बोलेंगे, ये इलाके वाइज भाषाओं का उच्चारण में फर्क आ जाता है। अच्छा जी। हाँ, ठीक ठीक ठीक। इन चीजों के आप गहराई से स्टडी करोगे ना, तो इसमें भाईचारा बढ़ता है, तो नजदीकियां बढ़ती हैं। अगर ये सब चीजें शुरू से ही पढ़ाई जाएं हाँ, तो लोगों की समझ में आ जाएगा कि हम सब एक हैं। बिल्कुल समझ में आ जाती है। मैं बता रहा हूँ आपको, अपने यहाँ हरियाणा में गुज्जर जाति का नाम है, हाँ राजस्थान में गुज्जर जाटों का गोत है ये। अच्छा जी अपने यहाँ माली जाति का नाम है माली, वहाँ जाटों का गोत है। अच्छा जी अपने यहाँ खाती, जांगड़ा, देमान ये जातियों के नाम है, अच्छा जी ये राजस्थान में गोत है। अच्छा जी। अहीर हमारे यहाँ जाति का नाम, आपको राजस्थान में अहीर जाटों का गोत मिलेगा आपको। हाँ तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं निकासी एक जगह से है। अच्छा जी। कोई गुजरे कुर्मा कबीला नस्ल एक ही है ये सारे। ठीक ठीक ठीक। तो हम अपना जो परिवार कुर्मा वो इकट्ठा करना है, तो इसका सभी लोगों को बतानी है चीजें। यही है जी, सबको अच्छे तरीके से शिक्षित किया जाए बिल्कुल जागरूक करना, तो जानकारी कोई आपस में फिर किसी ना क्षेत्र की लड़ाई होगी, ना धर्म की लड़ाई होगी, ना कास्ट की लड़ाई होगी, कुछ नहीं होगा जी। ये 99% लड़ाई तो अपने आप बंद हो जाएंगी। अच्छा जी। हाँ, और ये जो धर्म के नाम पे भड़काते हैं, जाति के नाम पे भड़काते हैं, इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी जी आवाज है। जब इनकी नस्ल एक है, हाँ, तो इनकी अकल कब एक होगी? ये देखो ना, जब ये सवाल आता ना इतिहास से छेड़छाड़ का। सुभाष जी नमस्कार, नमस्कार। मैं भी जींद से ही हूँ। जय। मेरा एक सवाल है कि जब ये नस्ल एक है, हाँ, तो इनकी सबके को मिलकर अकल कब एक होगी? किसी भी चीज तक लंबे टाइम तक उस चीज को दबाया जाए या आपकी शिक्षा छीन ली जाए, ये वहां से गड़बड़ शुरू हुई है। एक कैसे होगी? जिन लोगों ने जातियां बनाई हैं, उन लोगों ने फिर जातियों को गर्व का विषय बनाना शुरू कर दिया, जबकि जाति कोई गर्व का विषय नहीं है। शर्म का विषय है। बंटवारा कभी गर्व का विषय नहीं होता। और जाति एक्चुअल में कि हमारे माथे के कलंक होते हैं, इंसानों को जातियों में बांटना। जींद के एक तथाकथित पत्रकार ने भगत सिंह को लिख दिया जाट गौरव। ये किसी शर्म की बात है, तो उस लोगों को कैसे समझाएं भगत सिंह को इस जाति में नहीं बंधा जा सकता? शहीद भगत सिंह जाति धर्म से आगे बढ़ के वो एक महान फिलोसफर भी थे और महान क्रांतिकारी भी थे। मतलब ये दुनिया का इकलौता एग्जाम्पल है शहीद भगत सिंह, जो क्रांतिकारी भी थे और फिलोसफर भी थे।
और उनके परिवार को आज तक किसी तरह समुदाय में नहीं बांधा जा सकता, बांधा नहीं जा सके आज तक उनके पूरे परिवार को। उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी वो किसी कास्ट के समुदाय के नहीं, संगठन में शामिल उसमें तो ये देखो, जो एक महान पुरुष हुआ है, कोई जरूरी नहीं उसकी अगली पीढ़ी भी उसी विचारधारा में फॉलो करो। लेकिन वो बंधे नहीं हाँ, किस ये कास्ट अब जैसे एग्जाम्पल देखें, भगत सिंह की विचारधारा, उसका जो अगली पीढ़ी है वो भी पूरा फॉलो नहीं करती है। चौधरी छोटूराम की विचारधारा थी, उसकी विचारधारा के खिलाफ उसका दोता वीरेंद्र सिंह उसके खिलाफ गया विचारधारा में। भाजपा में गया वो। चौधरी छोटूराम ने जो उस टाइम ये कानून किसानों के हक में बनाए थे, किसानों के हक में जो ये मंडी बोर्ड एक्ट बनाया था, ये चौधरी छोटूराम ने बनवाया था उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में। अंग्रेजों के जमाने में उन्होंने किसानों के हक के लिए कानून बनाए। अच्छा अच्छा। और उसी का शागिर्द होता उन कानूनों के खिलाफ, कानून पक्ष में, मतलब जो किसानों के खिलाफ कानून थे उन कानूनों के पक्ष में समर्थन करता है। ये जरूरी नहीं है कि वो जो हमारे महान पुरुष जिस विचारधारा के उसका परिवार भी उसी विचारधारा को फॉलो करे। नहीं, उनका परिवार आज तक, भगत सिंह परिवार आज तक है किसी जाति विशेष के संगठन शामिल नहीं हुए आज तक। भगत सिंह का परिवार का ये तो है, उसमें मतलब है वो जाति पाति से दूर है, हाँ, धर्म से भी दूर है, इन चीजों का लेवल नहीं लगा। उनका भांजा भगत सिंह, जब प्रोफेसर जगमोहन वो स्टडी करते हैं, अच्छा बोलते हैं। प्रोफेसर चमनलाल, प्रोफेसर चमनलाल नहीं, प्रोफेसर जगमोहन भगत सिंह है। भगत सिंह का परिवार के अब भी है लोग इसके लिए रहते हैं। तो कोई आखिरी संदेश जी की कास्ट जात धर्म ना करे लोग, इस पर आप क्या कहें? इसमें देखो, अगर आप गहराई से स्टडी करोगे ना, धर्म आपकी जिंदगी को कभी सरल नहीं बनाता। धर्म आपको ना रोटी दे सकता, धर्म आपका सिर कभी भी फुड़वा सकता है। यही सिद्धांत जाति के मामले में, जाति आपको रोटी नहीं दे सकती, जाति आपको लड़वा जरूर सकती। इसलिए जाति और धर्म को छोड़कर आप अपने पेशे से, भाईचारे से, इंसानियत से इन चीजों को फॉलो करो, ये तभी हमारा भाईचारा बढ़ेगा। आप जितना भी ये धार्मिक अंधविश्वास है, पाखंड है, कट्टरपंथीता है, इससे छुटकारा मिलेगा तभी भाईचारा बढ़ेगा। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया, शुक्रिया जी। आपका भी धन्यवाद।